So we are starting body fluid and circulation. Every organism require oxygen and nutrient in their tissue for proper and healthy functioning. किसी भी सेल को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, हेल्दी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है. तो टिश्यू तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कौन पहुंचाएगा? ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करेगा फ्लूइड. फ्लूइड के अलग अलग फॉर्म है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हम वही स्टडी करने जा रहे हैं. अब ये फ्लूइड जब टिश्यू तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचाएगा तो उन्हीं टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड और टिश्यू के जरिए डेवलप किया गया वेस्ट मटेरियल, वेस्ट जो कि हार्मफुल है, फ्लूइड उसको लेकर के टिश्यू से लेकर के दूर लेकर के चले जाएगा. सो टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर टेकिंग प्लेस थ्रू द फ्लूइड. टूवर्ड्स द टिश्यू it transport oxygen and nutrient, and away from the tissue it take carbon dioxide and waste material. So some simple organisms, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पुअर टाइप का है, प्रीमेटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेटा. स्पॉन्जेस is another name of which phylum? Porifera, correct. Porifera also called as sponges, and that is the first phylum. So body organization is very poorly developed. And second phylum is Coelenterata. So in case of sponges and Coelenterata, special fluid is not found. Water is circulating in the body of organism from their surrounding. So let us consider this is the structure of sponges. In this sponges, surrounding water, आसपास में जो, क्योंकि ये समंदर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, इन डीप ऑफ द ओशियन, तो वाटर बॉडी कैविटी के अंदर जाएगा और साथ में क्या लेकर के जाएगा? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट. फिर बारीक बारीक पोर्स रहेंगे, वाटर जब बाहर निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव कर देगा. तो इन स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेटा circulation is very simple because organisms are very simple. Circulation is taking place through the surrounding water in the body cavity. ये जो होल है इसको अपन body cavity कह सकते हैं. लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ता गया, ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन एडवांस होता गया, वैसे वैसे सर्कुलेशन के टाइप में भी चेंजेस आए और सिंपल वाटर से कॉम्प्लेक्स फ्लूइड अब ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करने लगे. तो इन सम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यानी जो आगे के फाइलम है, जैसे हेमिकॉर्डेटा है, कॉर्डेटा है, एंड वेरी स्पेशली इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग आल्सो. सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन ट्रांसपोर्ट दिस सब्सटेंसेस with the help of very special fluid, and the special fluid is blood. Blood is a fluid which transport oxygen, nutrient towards the tissue and take away carbon dioxide and waste material away from the tissue in higher organism including human. Apart from blood, one special fluid is also present, that is called as lymph, but lymph is transparent and it conducts some of the substances, but most of the substances is conducted through the blood. So in this chapter we are going to deal about the detailed study of blood, पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन एंड स्पेशली द ह्यूमन हार्ट. तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में जानते हैं कि ब्लड किसे कहते हैं. देखिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है, इसमें एनिमल टिश्यू की डिटेल दी हुई है. उसमें एनिमल टिश्यू को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया. लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल आप देखेंगे तो कार्टिलेज है, बोन है, लिगामेंट्स हैं. लेकिन अगर आप लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल देखेंगे तो फाइब्रोब्लास्ट है, कोलेजिन फाइबर है. ब्लड को स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में रखा गया. ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू.
तो सबसे पहला वर्ड एनसीईआरटी में ये दिया है कि ब्लड इज स्पेशलाइज्ड सीटी, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये अपनी बॉडी में फ्लो होते रहेगा और एक ऑर्गन का मैसेज दूसरे ऑर्गन तक के पहुंचाएगा कंडक्शन के थ्रू। क्वेश्चन में ये पूछता है कि ब्लड इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू, तो आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू रहेगा, ऑप्शन में डेंस कनेक्टिव टिश्यू रहेगा, तो मोर अप्रोप्रिएट रहेगा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू इज द करेक्ट आंसर। तो ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इट कंसिस्टिंग ऑन थ्री थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज फ्लूइड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब ग्राउंड सब्सटेंस। सेकंड थिंग इज प्लाज्मा, ये लिक्विड होता है। एंड थर्ड थिंग इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड सेल्स को कहते हैं। तो फ्लूइड मैट्रिक्स तो खैर बैकग्राउंड है, सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे प्लाज्मा से रिलेटेड। प्लाज्मा, अब देखिए ब्लड में प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट करता है 55% ऑफ द ब्लड को। ब्लड का मेजर पार्ट प्लाज्मा होता है एंड 45% ऑफ द ब्लड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फॉर्म एलिमेंट। सो वी आर स्टडीइंग अबाउट द प्लाज्मा विच कॉन्ट्रीब्यूट 55%। अब जैसे हम एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो प्लाज्मा के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए, एक प्लाज्मा का कलर और दूसरा उसकी विस्कोसिटी। तो प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। स्ट्रॉ का मतलब होता है पेल येलो, यानी एकदम लाइट येलो, क्रीम कलर जिसको अपन कहेंगे। तो प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड एंड इट इज अ विस्कस फ्लूइड। विस्कस मतलब थोड़ा चिपचिपा रहेगा, जैसा अपन ऑयल देखते हैं, खाना बनाने का ऑयल है सोयाबीन ऑयल, उस तरह से, उससे भी थोड़ा कम डेंसिटी रहेगी। तो इट इज अ विस्कस फ्लूइड विथ स्ट्रॉ कलर्ड। नाउ प्लाज्मा कंसिस्टिंग ऑन हाउ मेनी कंपोनेंट, प्लाज्मा के अंदर कौन सी चीजें प्रेजेंट है। सबसे पहले तो प्लाज्मा में मेजर क्वांटिटी है वाटर की। वाटर प्लाज्मा का 90 से 92% हिस्सा फॉर्म करता है। 90 to 92% is water which is present in the plasma. Now second component in the plasma is the presence of 3 different type of protein and this protein constitute 6 to 8%. हम याद रखिए प्लाज्मा कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो प्लाज्मा कंसिस्टिंग ऑन वाटर एंड प्रोटीन। प्रोटीन आर ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज फाइब्रिनोजिन, second type is globulin and third type of protein is albumin. प्लाज्मा के अंदर जो फाइब्रिनोजिन नाम का प्रोटीन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। क्लॉटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड कोगुलेशन। ये डिटेल में आगे आने वाला है टॉपिक कि अगर हमको कहीं इंजरी हो जाती है, जख्म लग जाता है, तो वहां पे डार्क ब्राउन कलर का स्कम फॉर्म हो जाएगा जो ब्लड को बाहर निकलने से रोकेगा। तो दैट स्कम इज कॉल्ड एज क्लॉटिंग। ब्लड को क्लॉट होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं, यानी बहुत सारे प्रोटीन लगते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है फाइब्रिनोजिन। देखो आगे जिन लिखा हुआ है, मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में है। जब एक्टिव बन जाएगा तो फाइब्रिन नाम हो जाएगा, आगे से जिन निकाल देना पड़ेगा। सेकंड टाइप ऑफ प्रोटीन इन द प्लाज्मा इज ग्लोब्यूलिन। Globulin is responsible for defense function of our body. Defense यानी कि बचाव, किससे बचाव? फॉरेन पार्टिकल से, यानी पैथोजन से। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल अपने शरीर के अंदर गया तो उससे फाइट कर बैठेगा ग्लोब्यूलिन। तो किसी के बॉडी में अगर ग्लोब्यूलिन की क्वांटिटी ज्यादा है तो उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा। थर्ड कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन इज अल्ब्यूलिन। अल्ब्यूमिन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन the osmotic balance of the fluid. Osmotic balance is maintained by ions. Various different type of ions are also present in the plasma. तो देखो अपन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे? ब्लड। ब्लड के दो मेन कंपोनेंट है, फर्स्ट प्लाज्मा, सेकेंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट 55%। कलर ऑफ प्लाज्मा स्ट्रॉ। विस्कोसिटी, सिर्फ विस्कस फ्लूइड भी बोल दिए तो चलेगा। कितना वाटर है भाई प्लाज्मा में? 90 से 92%। प्रोटीन कितना रहेगा? 6 to 8%। थर्ड कंपोनेंट इज द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स।
इनऑर्गेनिक एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड एज आयन। इसका परसेंट अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट ऐसी लाइन दी हुई है। तो टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा आर, देखो सोडियम प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेगा, प्लाज्मा में कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा also contain HCO3 that is bicarbonate, क्लोरीन इज also present in the plasma। तो ये एलिमेंट्स के नाम भी आपको याद रखना है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो कौन से एलिमेंट है प्लाज्मा में? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यस, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड। अपार्ट फ्रॉम दिस आयंस, प्लाज्मा also contain several blood clotting factors, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जैसा कि थ्रोम्बोकाइनेज है, वो थ्रोम्बिन फॉर्म करता है, फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा। सो ऑल दीज आर द कंपोनेंट विच फॉर्म द प्लाज्मा। एक और कंपोनेंट है मोनोमर्स। मोनोमर्स यहाँ लिख देता हूँ, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड एंड लिपिड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। सो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड लिपिड। ग्लूकोज मोनोमर है, अमाइनो एसिड भी मोनोमर है, प्रोटीन का मोनोमर, और लिपिड को तो मोनोमर नहीं कह सकते क्योंकि ये ग्लाइसेरॉल और फैटी एसिड के स्टेरिफिकेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, वाटर, प्रोटीन, मोनोमर्स, आयंस एंड क्लॉटिंग फैक्टर। अगर आप प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर देते हैं तो आप स्टेटमेंट कह सकते हैं कि दिस इज प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, एंड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सीरम किसे कहते हैं। तो आंसर में आपको क्या सर्च करना पड़ेगा, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर या प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजिन, क्योंकि फाइब्रिनोजिन भी क्लॉटिंग का काम करेगा। तो प्लाज्मा से अगर आप फाइब्रिनोजिन को भी माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, सीरम। तो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, दैट इज प्लाज्मा। नाउ सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज फॉर्म्ड एलिमेंट। तो अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट को इधर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब तक कि आप इसको देखो, याद कर लो बोर्ड पर से। फिनिश, आगे बढ़े, ओके। सो सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड is formed elements. Formed elements are also known as blood cells। तो देखिए ब्लड सेल और फॉर्म्ड एलिमेंट तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए। वन ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड कार्पसेल्स भी कह सकते हैं। आरबीसी is also called as, yes, erythrocyte। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है भाई, erythrocyte। सेकंड टाइप ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन आवर ब्लड इज WBC, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स भी कह सकते हैं, एंड WBC इज also called as ल्यूकोसाइट। RBC erythrocyte, WBC leukocyte. The third component in our blood, that is third formed element, is known as platelets। प्लेटलेट्स नाम सुने ना आपने, डेंगू के अंदर खासतौर से प्लेटलेट्स की क्वांटिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है प्लेटलेट कम होने की वजह से। यस, वेरी गुड। प्लेटलेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। देखो साइट्स का मतलब सेल होता है, ये ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हमने आरबीसी लिखा, उसके बाद WBC, उसके बाद में प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में याद रखिए कि अदर फॉर्म्ड एलिमेंट यानी अदर सेल्स के कंपैरिजन में, अदर सेल के मुकाबले आरबीसी की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड में। तो आरबीसी इज फॉर्म 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ये पॉइंट याद रखना। अगर पर की साइन मिटा देंगे आप तो पावर -3 लगाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आरबीसी के फॉर्मेशन वाली प्रोसेस को कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस
Erythropoiesis means formation of RBC, and RBC formation takes place in the red bone marrow. ये NCERT के अंदर पॉइंट दिया हुआ है, रेड बोन मैरो. ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए. थोड़ा जूम करो सर इधर. Erythropoiesis is taking place in the red bone marrow. And what is erythropoiesis? Process of formation of RBC. Process of formation of RBC. अब देखिए RBC के बारे में एक पॉइंट एनसीईआरटी में दिया कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मैच्योर्ड आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है. एंड द सेल इन विच न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज इन्यूक्लिएटेड सेल. इन्यूक्लिएटेड सेल, द सेल विदाउट न्यूक्लियस. द शेप ऑफ आरबीसी इज बायकॉन्केव. अगर आप साइड से देखेंगे तो आरबीसी का शेप इस तरह नजर आएगा, मतलब ऊपर से भी डिप्रेस्ड और नीचे से भी. लेकिन ऊपर से अगर देखेंगे तो सर्कुलर अपीयरेंस आ गया क्योंकि सरफेस दिख रहे हैं आप उसके. तो आरबीसी इज इन्यूक्लिएटेड एंड बायकॉन्केव. नेक्स्ट थिंग, आरबीसी का कलर होता है रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. द नेम ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इज हीमोग्लोबिन. HB is a symbol of hemoglobin. इन नॉर्मल हेल्दी अडल्ट पर्सन, देखो बात की जा रही है एक नॉर्मल पर्सन जिसको कोई डिसीज नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है. हेल्दी मतलब कोई बीमारी नहीं है. तो नॉर्मल हेल्दी और अडल्ट मतलब जिसकी एज 18+ है. तो नॉर्मल हेल्दी अडल्ट पर्सन में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी याद रखिएगा 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड. 12 to 16 ग्राम पर, यानी किसी भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन का अगर आप 100 ml ब्लड निकालते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी 12 से 16 की रेंज में रहेगी. 12 से ज़्यादा और 16 से कम. अगर 12 से कम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में पाया गया तो उस पर्सन में HB की डेफिशिएंसी है, तो उसको अपने डाइट पर प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, मेडिकेशंस लेना पड़ेगा. किसी में अगर 16 ग्राम से ज़्यादा 100 ml के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो उसमें एक्सेस ऑफ हीमोग्लोबिन हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. हीमोग्लोबिन, हम देखो ब्लड की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, ना ही कंप्लीट आरबीसी की. आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है इसकी बात की जा रही. हीमोग्लोबिन का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. अब हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू दो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं. वी इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी. तो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं लंग्स के थ्रू ये ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, ब्लड से आरबीसी में, आरबीसी के बाद हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन के पास में 4 कॉर्नर्स होते हैं एंड दिस कॉर्नर आर नथिंग बट द वैकेंसी टू होल्ड द ऑक्सीजन. एक ऑक्सीजन एक कॉर्नर पर फिट होगा, दिस इज सेकंड ऑक्सीजन, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ ऑक्सीजन. So one molecule of hemoglobin can hold 4 molecules of oxygen mostly. अब अगर 5वां ऑक्सीजन आ जाए तो उसकी वैकेंसी नहीं है, जगह नहीं है. एक ऑक्सीजन फिट बैठेगा तो हीमोग्लोबिन 25% फुल हो गया. दूसरा ऑक्सीजन बैठेगा तो 50% हीमोग्लोबिन फुल हो गया. ये फुल होने को कहते हैं सैचुरेशन. अगर 3 ऑक्सीजन बाइंड हो गए तो 75% सैचुरेट हो गया. चौथा ऑक्सीजन भी अगर बाइंड हो गया तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन 100% हो जाएगा. वो डिसोसिएशन कर्व करके दिया है हमको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस चैप्टर में, वहाँ पर अपन उसको कंटिन्यू करेंगे. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरबीसी. क्वांटिटी 5 to 5.5 million per mm3. Process of formation of RBC is erythropoiesis, takes place in the red bone marrow. Nucleus is generally absent in matured RBC and shape of matured RBC is biconcave. Color is red due to presence of very special and complex protein known as hemoglobin. Normally 12 to 16 gram per 100 ml hemoglobin is present. Okay. अब RBC का जो लाइफ स्पैन है, मतलब कितने दिन RBC सेल जिंदा रहते हैं, तो लाइफ स्पैन ऑफ RBC इज 120 डेज. और 120 दिन के बाद अपनी लाइफ कंप्लीट करने के बाद RBC अपने आप को ग्रेवयार्ड यानी स्प्लीन के अंदर लेकर जाता है और स्प्लीन के अंदर जाकर डेथ हो जाती है RBC की. RBC गड़ जाता है स्प्लीन में. तो स्प्लीन इज रेफर्ड एज
graveyard of RBC. Spleen is known as graveyard of RBC. ये पॉइंट्स एक एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है, इसके ऊपर अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे MCQ, और इस टॉपिक के क्वेश्चन की एक लिस्ट या एक पेपर मैं इसी वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि लेक्चर में आपने जो सीखा, जो पढ़ा, जो याद किया, उसके बेसिस पर क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो हर लेक्चर के ऊपर अपन एक PDF अटैच कर देंगे इससे, ठीक है। तो एक बार ये पॉइंट देख लो आप NCERT में। चलो हो गया क्या? सो दिस इज ऑल अबाउट द हीमोग्लोबिन एंड RBC. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाइट ब्लड सेल्स, also called as WBC. तो WBC को इधर इलेबोरेट करेंगे। White blood cells, also known as white blood corpuscles, and leukocyte is also name of WBC. So second formed element is WBC, also called as leukocytes. तीन फॉर्म्ड एलिमेंट है हमारे पास, तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी RBC का, तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम क्वांटिटी WBC का। तो WBC इज प्रेजेंट इन द रेंज ऑफ 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। तीनों भी फॉर्म्ड एलिमेंट मिलीमीटर क्यूब में ही फाइंड किए जाएंगे। RBC तो बहुत ज़्यादा है, 5 से 5.5 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। यहाँ पर मिलियन नहीं, यहाँ पे 1000 है, ओनली 6000 to 8000। अब जो WBC हैं इनका कलर होता है वाइट, लेकिन एक्चुअली अगर माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो ये एक्चुअली हाँ कलरलेस होते हैं, क्योंकि इनके पास में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो ड्यू टू absence of HB. HB is responsible for red coloration which is present in only RBC. अब RBC का रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से, यहाँ पर हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो रेड कलर भी अपीयर नहीं होगा, या तो कलरलेस रहेगा, लेकिन उसको व्हाइट नाम दिया गया। सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन RBC एंड WBC. What is the first difference? Presence and absence of hemoglobin, and second difference is the presence and absence of nucleus. So nucleus is present in the white blood cell. Now WBC is again classified into two groups. The first group is granulocyte. फिर से वर्ड आ गया साइट। साइट का मतलब सेल, और ग्रेन्यूलो मतलब जिसमें बारीक बारीक रेती के दाने की तरह ग्रेन्स हैं। सेकंड इज अग्रेन्यूलोसाइट, यहीं पर मेंशन करते हैं। अग्रेन्यूलो मतलब ग्रेन प्रेजेंट नहीं है, अग्रेन्यूलोसाइट्स। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ WBC. ग्रेन्यूलोसाइट फिर से तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल, second is eosinophils, and the third is basophil. Basophils, neutrophil, eosinophil, basophil. बोलो सब एक बार। Phil, eosinophil, basophil are the three type of granulocyte. अब इन तीनों
के कंपैरिजन में न्यूट्रोफिल की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा बताई गई, 60 to 65%। 60 से 65% खाली कौन रह गए? न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल का काम है फॉरेन पार्टिकल को निगल जाना, फॉरेन पार्टिकल को खाकर हजम कर देना। सो दिस ईटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। कौन सा साइटोसिस? फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल के बारे में सिर्फ ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक, उसका परसेंटेज कितना है, 60 to 65%। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल? हाँ, टू इंगल्फ, इंगल्फ यानी निगल जाना द फॉरेन पार्टिकल, इट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। नो यूसिनोफिल, यूसिनोफिल आर फाउंड ओनली 2 to 3%। यूसिनोफिल आर फाउंड 2 to 3% और इनका काम है डिफेंस पर्पस, डिफेंस और इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना, टू मेंटेन द इम्यूनिटी। इन्फ्लामेशन रिएक्शन के अंदर भी यूसिनोफिल का पार्टिसिपेट होता है। थर्ड टाइप ऑफ द ग्रेन्युलोसाइट इज बेसोफिल। बेसोफिल का क्वांटिटी सबसे कम रहेगा, 0.5 to 1%, 0.5% to 1%। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बेसोफिल secrete the 3 type of substances. One substance is heparin, heparin जो ब्लड को डाइल्यूट करने के काम में आता है। अगर ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो उसको पतला करना पड़ेगा हेपारिन की मदद से। सेकेंड इज हिस्टामाइन, हिस्टामाइन जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर भी पार्टिसिपेट करेगा। एंड थर्ड इज सेरोटोनिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामाइन, ये दोनों मिलकर एलर्जिक रिएक्शन को रोकने की कोशिश करते हैं। तो हिपेरिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन आर रिलेटेड टू एलर्जिक रिएक्शन। यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और इनका डिटेल मैकेनिज्म हम एक पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर देखेंगे, कैसे हिपेरिन और सेरोटोनिन एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यूसिनोफिल का फंक्शन डिफेंस एंड इम्यूनिटी। इसमें एक और पॉइंट ऐड करना है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। तो ये एक लेक्चर में दोनों तफसील से डिटेल में ले लेंगे हम कि एलर्जेटिक रिएक्शन में कैसे और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं बेसोफिल और यूसिनोफिल रिस्पेक्टिवली। नाउ सेकंड टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट, सेकंड टाइप ऑफ WBC इज नोन एज अग्रेन्युलोसाइट। अग्रेन्युलोसाइट में सिर्फ 2 ही टाइप्स हैं। टाइप नंबर 1 इज मोनोसाइट। मोनोसाइट का कंपोजिशन बहुत कम है, 6 to 8%। एंड लाइक न्यूट्रोफिल, जैसा न्यूट्रोफिल का काम है फैगोसाइटोसिस, मोनोसाइट का भी काम रहेगा फैगोसाइटोसिस, यानी फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ कर लेना। अनदर टाइप ऑफ अग्रेन्युलोसाइट is known as, yes, lymphocyte. Now lymphocyte are responsible to maintain again the immune system of the body or immune responses, and there are 2 type of lymphocyte, T lymphocyte and the B lymphocyte. Both are responsible in our immune system or immune responses. जो भी वर्ड एनसीईआरटी में होगा वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो देखिए अब 2 टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे सामने हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। इसके ऊपर की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, किसका परसेंटेज कितना है। इसलिए मैंने बोर्ड के ऊपर कंपैरेटिवली लिखा है, न्यूट्रोफिल 60 to 65%, यूसिनोफिल 2 से 3% और सबसे कम बेसोफिल आधे से 1%। हिपेरिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, HHS, ये तीनों कौन सीक्रेट करेगा? बेसोफिल। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा यूसिनोफिल। बेसोफिल हावेवर पार्टिसिपेट इन द एलर्जेटिक रिएक्शंस। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल किसके ग्रुप का मेंबर है? ग्रेन्युलोसाइट। मोनोसाइट किसके ग्रुप का है? अग्रेन। लेकिन न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का फंक्शन सेम है। क्या फंक्शन है भाई? फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का परसेंटेज 20 to
25%, 20 to 25%. And there are two type of lymphocyte, T lymphocyte and B lymphocyte, और इनका फंक्शन है इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करना. अब तीसरा फॉर्म्ड एलिमेंट बाकी रह गया, वो बहुत छोटा सा है तो यहीं पर कवर हो जाएगा. देखिए इधर, द थर्ड टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट इज platelets. Platelets also known as thrombocytes. Platelets are also called as thrombocyte. और इनकी क्वांटिटी आरबीसी से कम लेकिन डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा होती है. क्वांटिटी हमेशा याद रखना है, आरबीसी 5 to 5.5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, तीनों पर मिलीमीटर क्यूब में रहेंगे. But the quantity of platelet is intermediate between RBC and WBC. Platelets 1.5 lakh to 3.5 lakh पर mm क्यूब प्रेजेंट होते हैं. NCERT में पूरा वैल्यू दिया जैसा कि 1,50,000 से लेकर 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब इज अ क्वांटिटी ऑफ प्लेटलेट. प्लेटलेट का फॉर्मेशन, ये पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है. आरबीसी का फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है, लेकिन प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी बोन मैरो सेल में होगा, पर एक वेरी स्पेशल सेल से बोन मैरो के अंदर, वो स्पेशल सेल जिसके न्यूक्लियस की साइज बहुत बड़ी है, उस स्पेशल सेल को नाम दिया गया मेगा कैरियोटिक सेल. देखो मेगा मतलब लार्ज, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस वाला. तो मेगा कैरियोटिक सेल which is found in the BM that is bone marrow. Formation of platelet takes place in the bone marrow through a very special cell. What is the name of that cell which produces platelet? Mega karyotic cell. So platelets are also responsible for blood clotting. Clotting is also called as coagulation of blood. तो अगर किसी के ब्लड में प्लेटलेट्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो उसका ब्लड इजीली क्लॉट नहीं हो पाएगा. इट इज कॉल्ड एज क्लॉटिंग डिसऑर्डर. क्लॉटिंग डिसऑर्डर, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि क्लॉटिंग डिसऑर्डर कौन से फॉर्म्ड एलिमेंट की वजह से होगा, तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ प्लेटलेट्स. ओके.